गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आज आपको 8वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो हिंदी विषय के अंतर्गत हम पाठ क्रमांक 8 देखेंगे, मेरा विद्रोह। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिनांक 31/12/21। हमारा विषय है हिंदी विषय। हिंदी कक्षा है 8वीं। कक्षा 8वीं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विद्रोह यह शब्द का अर्थ क्या होता है। बताएगा कोई। विद्रोह यह शब्द का अर्थ खिलाफ जाना होता है। यानी कि हम अपन अगर अपन किसी के खिलाफ जाते हैं, किसी की बात को काटते हैं और उसके खिलाफ जाकर उसका विद्रोह करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विद्रोह। तो हमारे पाठ क्रमांक 8 का नाम भी क्या है, विद्रोह। मेरा विद्रोह। मेरा विद्रोह। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसे सूर्य बालाजी ने लिखा है। यह कहानी किसके द्वारा लिखित है, सूर्य बालाजी के। इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसके अंतर्गत एक बच्चा और पिता का पात्र के माध्यम से बच्चे और पिता के पात्र के माध्यम से हमारे सामने एक कहानी रखी है कि बचपन में किस तरह माता पिताओं की महत्वाकांक्षाओं के वजह से, यानी माता पिताओं की इच्छाओं की वजह से बच्चा अपने मन ही मन में घुटता है और उनके इच्छाओं को बोझ समझ लेता है और माता पिता का विद्रोह करने लगता है। तो हम यह कहानी विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें हम सूर्य बालाजी का परिचय। सूर्य बालाजी का जन्म 1983 में हुआ था, वाराणसी में। समकालीन व्यंग्य एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्य बालाजी अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास और हास्य व्यंग्य संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। सूर्य बालाजी ने तकरीबन 150 कहानी संग्रह का प्रकाशन किया है। आपको प्रिय प्रदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास राव पुरस्कार, व्यंग्यश्री आदि अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन्हें ऐसे कई पुरस्कार है जिससे सम्मानित किया गया है। प्रिय प्रदर्शनी पुरस्कार, व्यंग्यश्री, घनश्याम दास पुरस्कार आदि पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख कृतियां है मेरे संदीप पत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियां आदि। इनकी कुछ कृतियां है मेरी संगनी, अग्नि, यामिनी कथा और 21 कहानियां आदि। गद्य संबंधी। अब पाठ के संबंध में उन्होंने क्या लिखा हम देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में सूर्य बालाजी ने बाल मन की लालसाओं को पिता की महत्वाकांक्षा एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिता की महत्वाकांक्षाओं से दबकर बालक बालिकाओं की लालसा दम तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। क्या कह रहे मधुबाला जी कि बच्चे माता पिता की महत्वाकांक्षाओं की इच्छाओं के बीच में दबके रह जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये उनके ही हित के लिए है, तब तक के बहुत देर हो चुकी होती है। पाठ की शुरुआत करते हैं हम लोग। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाह मुझ पर दबोच लेती है। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं?
रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? क्या कहता है बच्चा? जब वो धीरे से कबाड़ का अर्थ होता है, किवाड़ का अर्थ होता है दरवाजा। किवाड़ का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। किवाड़, दरवाजा। बच्चा क्या कहता है कि जब मैं किवाड़ धीरे से सकाकर अंदर प्रवेश ही कर रहा था, जा ही रहा था, तो बरामदे में बैठे हुए पिताजी की नजर उस पर पड़ती है और वो उससे सवाल करने लगते हैं कि किधर गए थे। बच्चा उनका जवाब देता है कि लॉन्ड्री गया था कपड़े देने के लिए। फिर पिताजी उससे कहते हैं कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? उसके पिताजी क्या कहते हैं कि कपड़े के लॉन्ड्री में रोज धुलते हैं। फिर बच्चा बोलता है रोज कब जाते हैं? फिर झट से उसके पिताजी उसको फटकारते हुए कहते हैं बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पे मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धुलते हैं। मटर गश्ती का अर्थ होता है मस्ती करना। फिर बच्चा देखो क्या करता है। उनके जवाब में बच्चा क्या बोलता है? मैं घुनाता हुआ ढीठ से अंदर जाता हूँ। ये क्या कहता है? मैं घुनाता हुआ ढीठ से अंदर जाता हूँ, यानी एक गुस्ताख बच्चे की तरह वो कर देता है और ढीठ से अंदर चला जाता है। मन तो करता है कि उन पर जवाब के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा। वे क्या कहता है कि मन तो करता है कि उनके ऊपर जवाब के तीर चलाऊं, यानी जो भी वो बोल रहे हैं उनका मुकाबला करो, उनके ऊपर जवाबों का तीर चलाओ, लेकिन वो परिणाम जानता है कि उसके जवाबों के तीर चलाने के बाद में क्या परिणाम होगा, इसीलिए वो चुपचाप अंदर चला जाता है। उनका दहाड़ना गरजना, मेरे कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों से बचना, सामना पड़ने पर मेरी ठेठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों से को दोष देते हुए लगातार बिसूरते चले जाना। ठेठाई यानी गुस्ताखी। ठेठाई का अर्थ क्या होता है? गुस्ताखी। गुस्ताखी। ठेठाई का अर्थ होता है गुस्ताखी। दूसरा शब्द आया है इसके अंतर्गत बिसूरते चले जाना, यानी चीखता चिल्लाते चले जाना। क्या कहता है कि मैं परिणाम जानता हूँ, अगर मैं इनका जवाब दूंगा तो मैं परिणाम जानता हूँ कि क्या होगा। फिर से वही लड़ना झगड़ना, दहाड़ना गरजना, घंटों तक के घर से बाहर रहना और फिर माता पिता के बीच में झगड़ा होना, माँ का रोना धोना और खुद को ही दोष देते हुए रोना, यह सब चलेगा। इसीलिए वे क्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जवाब देने के कारण क्या हो सकता है, इसीलिए वो वहां से चुपचाप चला जाता है। ठीक ठीक याद नहीं आता है कि ये सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। वे क्या कहता है कि मुझे ठीक ठीक याद नहीं आता कि ये सिलसिला कब से और कब शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना, ऐसे ही विद्रोह, उद्दंड और ढीठ बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जैसे होठों से लगा लेते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उससे प्याले से घुल गया था। वे क्या कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि यह धीरे धीरे सिलसिला कब और कैसे बदल गया। मैंने तो अपने आप को जब से जाना, विद्रोही एंड उद्दंड का अर्थ क्या होता है? ढीठ, यानी कि किसी की बच्चा किसी की नहीं मानता है, गुस्ताखी करता है, अपनी मनमानी करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ढीठ, उद्दंड। तो ये कहता है कि मैं ऐसा उद्दंड और ढीठ कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला है। मैंने तो पिता की महत्वाकांक्षा का प्याला गले से ऊंट की तरह उतार लिया है। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल सवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। वे कहता है कि मुझे अभी भी वो दिन याद आता है कि माँ ने मेरे बाल सवारे थे और मेरे पीठ पर स्कूल का बैग रखकर पिताजी की साइकिल पर बिठाकर मुझे पहले दिन स्कूल रवाना किया था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए और उसके पिताजी भी क्या किया, तमाम भाग दौड़ के बाद में, मुश्किलों का सामना करने के बाद में बच्चे को कॉन्वेंट में दाखिला दिलाने के लिए सफल हो गए।
यानी कि बच्चे का एडमिशन सफल हो चुका था। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, और वो क्या करने लगा, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तरह से हिंदी वातावरण क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजी से युक्त थे, उन पर ही शिक्षक की भी शाबाशी के टोकरे उछालती क्यों कि वो छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। क्या कहता है बच्चा कि मैं एक हिंदी भाषा बोलने वाले परिवार से था, लेकिन उसके साथ में क्या जाति की गई, उसे अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया, और वहां पर सभी बच्चे की मातृभाषा क्या थी, अंग्रेजी। इसीलिए वो धारा प्रवाह का अर्थ क्या होता है, बिना रुके पढ़ना, बिना रुके इंग्लिश बोल रहे थे। मतलब वहाँ के जो बच्चे थे बिना रुके फटाफट इंग्लिश बोल रहे थे, और ये हिंदी मीडियम होने के कारण ये अंग्रेजी को अच्छी तरह नहीं बोल पाता। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता ने मुझ पर जुल्म किया है, मुझे हिंदी मीडियम के बच्चे को अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में डालकर। यहाँ पर ही वो माता पिता के प्रति उसका एक विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, और वह अपने पिता की इच्छा के अंदर दब जाता है। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता, ये कहता है कि कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता जो धारा प्रवाह यानी बिना रुके इंग्लिश बोलते, और शिक्षक की भी वाहवाही उन्हीं को मिलती, शाबाशी उन्हीं बच्चों को मिलती जो बिना रुके इंग्लिश बोल पाते, और उन्हीं को शाबाशी मिलती है। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। वह कहता है कि माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, लेकिन अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से वो भी लाचार थी। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते, मेरी इच्छा नहीं रहती उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। वह कहता है कि अतः मेरी पढ़ाई मेरे पिताजी ही करवाते, मेरी इच्छा तो नहीं होती उनसे पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी माँ के कारण मुझसे पढ़ना पड़ता था। माँ का कहा नहीं टाल सकता था। अब देखो यहाँ पर वो क्या बता रहे कि वो माँ का लाडला है, वो माँ का कहा नहीं टाल सकता था, इसी कारण वो अपने पिताजी से पढ़ने के लिए बैठ जाया करता था। उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी उसके पिताजी की थी। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियां सहित मुझे घेर कर पढ़ना रटना शुरू करा देते थे, और उसके पिताजी जब भी ऑफिस से आते थे तो क्या करते थे, सारी कॉपी किताबियां ले लेते थे और सब उसको बिठा देते थे, उसके आसपास सारी कॉपियां किताबें रख देते थे, और उसे रटना पढ़ाना शुरू करा देते थे, जो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और वो उसी के कारण अपने पिता का विद्रोह करने लगता है। आगे देखते हैं। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंच गया। अब देखो बच्चा क्या कहता है कि शायद उन्हीं की मेहनत के बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंच गया था। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। ये कहता है कि एक बार क्लास की पिकनिक, क्लास के अंदर ऐसी कोई योजना बनी हो कि उनकी पिकनिक कहीं जा रही हो बाहर घूमने के लिए, तो उसने पिताजी से जिद किया कि उसे भी जाना है, लेकिन दोनों के माता पिताओं के बीच में झिकझिक होने के कारण उसे मना कर दिया गया। लेकिन फिर भी बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा कि उसे जाना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। परिणाम स्वरूप पहले समझाया गया, धमकाया गया, डांटा गया, और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। उसे पहले तो समझाया और माता पिता ने डांटा, फटकारा, फिर भी वो नहीं माना, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो क्या किया उसके पिताजी ने, उसको गाल पर 2 चांटे लगा दिए और उसे नालायक करार दिया। नालायक का क्या होता है, किसी काम का नहीं। जो बच्चा किसी काम का नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, तुम बहुत नालायक है। तो उसे नालायक करार दिया गया और उसके गाल पर 2 चांटे लगा दिए गए। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। अब जाहिर सी बात है, उसे पिताजी ने 2 चांटे लगा दिए तो उसे बहुत गुस्सा आया, वो बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित होना यानी गुस्सा होना। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। जब भी उसके स्कूल में कोई जलसा वगैरह, कोई सालाना वो होता है, प्रोग्राम होता है, तो उसकी जो पर्चियां छपती है पैसों के लिए, बच्चों से जो चंदे के रूप में पैसा लिया जाता है, तो उसकी पर्चियां ले आता वो स्कूल से घर पर। जब पिताजी से मांगता है तो उसके पिताजी झिल्ला उठे, यानी कि गुस्से से खौल उठे हैं। उसके पिताजी देने पर राजी नहीं होते।
1-2 रुपए दे भी दे तो मैं अड़ जाता हूँ कि बाकी लड़के 10-20 रुपए लाते हैं, मैं क्या 1-2 रुपए ले जाऊंगा। वह कहता है पहले तो वो चिल्ला उठते हैं, लेकिन अगर वो दे भी दे तो 1-2 रुपए देते हैं और मैं उसी बात पर अड़ जाता हूँ और कहता हूँ कि बाकी बच्चे तो 10-20 रुपए लेकर आएंगे और मैं 1-2 रुपए लिया कर क्या करूँगा। नहीं हो सकता उसको शर्मिंदगी महसूस हो कि भाई दूसरे बच्चे 10-20 रुपए ले आ रहे हैं और मैं 1-2 रुपए ले जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार वो अपने पिता से विद्रोह करता है, अपने पिता से लड़ता है, अपने पिता से झगड़ता है और कहता है कि मैं 1-2 रुपए ले जाकर क्या करूँगा, बाकी बच्चे तो 10-20 रुपए ले आते हैं। मैंने इसी बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फजूल खर्च मानती थी। उसने क्या किया, उस बच्चे ने जब पिताजी ने नहीं माना तो क्या किया, उसने अपनी माँ से बात किया कि हो सकता हो माँ मेरी बात मान जाए और उससे पैसे दे दे। लेकिन माँ ने भी क्या किया, उसे फजूल खर्ची करार दिया, यानी कि बेकार माना। उसकी माँ ने भी यही कहा कि ये फजूल खर्ची है। उसके बाद में देखते हैं रमन की वर्षगांठ की बात में तो कभी भूल ही नहीं सकता। रमन यह कौन था, उसका दोस्त था। उस बच्चे का दोस्त का नाम क्या था, रमन। वर्षगांठ यानी कि बर्थडे, जन्मदिन। वर्षगांठ का अर्थ क्या होता है, जन्मदिन। तो वो कहता है कि मैं रमन के वर्षगांठ की बात तो भूल ही नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, यानी कि उसके जन्मदिन की बात मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। वह कहता है कि मैं उसके जन्मदिन की बात तो कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने में उसका जन्मदिन है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकिलाता घर पहुंचा और यह बात सोचकर वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगा, एकदम किलकिलाने लगा और घर पहुंचा। मैं शायद रमन से भी ज्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था। वे क्या कहता है कि मैं शायद रमन से भी ज्यादा, यानी कि जिस बच्चे का जन्मदिन है, जिस बच्चे का बर्थडे है, तो वह कहता है कि मैं उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हुआ और बहुत ज्यादा उत्साह से, मतलब उसका मन भरने लगा और बहुत ज्यादा खुश हुआ कि उसको आप उसके दोस्त के बर्थडे के अंदर जाना है, उसकी बर्थडे पार्टी एंजॉय करना है। इसीलिए वो बहुत बेसब्र हो रहा था उसका बर्थडे एंजॉय करने के लिए, उसके बर्थडे में शामिल होने के लिए। क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारी का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। ऐसा क्यों हो रहा था उस बच्चे के सामने, क्योंकि रमन ने उसके बर्थडे का चित्र बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मतलब तैयारियों का चित्र, यानी कि बहुत, उसने ऐसा हो सकता है उसके बच्चे ने बताया हो कि मेरे बर्थडे पर ये होने वाला है, मेरे बर्थडे पर ऐसे डेकोरेशन होने वाला है, मेरे बर्थडे पर वैसा डेकोरेशन होने वाला है, मेरे बर्थडे पर ये चीज़ आने वाली है, मेरे बर्थडे पर वो चीज़ आने वाली है, मेरे माता पिता मेरे लिए ये करने वाले हैं, मैं इसको इन्वाइट करने वाला हूँ, मैं खाने में ये रखने वाला हूँ, मैं सजावट के लिए ये इस्तेमाल करवाने वाला हूँ। ये सब उसके सामने, बच्चे के सामने कहा हो। उसके प्रति, उसको देखने के लिए उसके मन में उत्साह, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैं भी रमन के बर्थडे में जाऊंगा और ये सारी चीजें देखूंगा और मैं खूब ज्यादा एंजॉय करूंगा। इसीलिए वो बच्चा क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था, बेसब्र हो रहा था, क्योंकि उसके सामने वो सारे उसके बोले हुए चित्र, उसके बर्थडे का मतलब जो भी चित्र था वो सब उसके सामने, उसके आंखों के सामने दिख रहा था। इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा बेसब्री दिखाई दे रही थी कि वो अपने दोस्त का बर्थडे एंजॉय करेगा। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। लेकिन क्या किया उसके पिताजी ने, जब वो घर पहुंचा, ये सब सोचते सोचते वो घर पहुंचा, तो वो क्या किया उसके पिताजी ने उसे डपट दिया, यानी डांटा हो या फटकारा हो उसके पिताजी ने उसे। नहीं जाना है। मैं जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसके पिताजी ने डपटते हुए क्या कहा है कि नहीं जाना है। लेकिन बच्चे ने क्या लड़ना शुरू किया, शोर मचाना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया और जोर जोर से रोने लगा, जिद करने लगा कि उसे जाना है। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। अब देखो फिर से क्या किया पिताजी ने, जब वो रमन उसका दोस्त जिसका बर्थडे होने वाला था, उसके बर्थडे पार्टी में जाने की जब बच्चा जिद करने लगा, तो उसके पिताजी ने क्या किया, एक जोर से उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आया, और जब थप्पड़ जड़ दिया तो उसके गाल पर क्या हुआ, लाल निशान उभर आया। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां
फिर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। अब उसकी माँ ने जब उसके गाल पर लाल निशान देखा तो क्या किया, रोने लगी, उसके गाल पर ऐसे हाथ फेरने लगी और रोने लगी और पिताजी से भी लड़ने लगी है। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगवाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। और बच्चा क्या कहता है कि शायद पिताजी को भी दुख हुआ था, इसीलिए माँ ने मेरा मुंह धुलवाया, बिस्किट का डब्बा बाजार से बिस्किट का डब्बा मंगवाया और क्या किया, बच्चे के हाथ में दिया और पिताजी के साथ में रमन के घर बर्थडे पार्टी पर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। क्या कहता है बच्चा कि रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे और वो बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत खुश होकर अपने बेटे रमन को बुलवाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। जैसे ही उस रमन के पिताजी की नजर बच्चे के गालों पर पड़ी तो वैसे ही बच्चे के जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी कहने लगे कि वो हम निकल ही रहा था तो वो सीढ़ियों से गिर गया। लेकिन मैंने कहा कि तेरे दोस्त का बर्थडे है तो तू जा ही बर्थडे के अंदर, इसीलिए मैंने भी इसे आने से नहीं रोका। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी है। तो क्या कहता है कि मतलब उसके पिताजी ने झूठ कहा, इसी बात का उसे गुस्सा आया और वे कहने लगा कि मेरा तो मैं तो गुस्से से पागल हो गया और मेरा मन किया कि मैं चिल्ला चिल्ला के रमन के पिताजी के सामने कह दूं कि ये झूठे और मक्कार निर्दयी है, इन्होंने मुझे पीट कर लाया और यहाँ आकर झूठ बोल रहे हैं। झूठे, मक्कार, निर्दयी यानी बेरहम, कठोर। उन्होंने क्या कहा कि मेरे एक मिनट लाइन चल रही है, सॉरी लाइट चली गई थी। तो जब उसके पिताजी रमन के पिताजी से झूठ बोलते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वह क्या कहने लगा कि मन करता है कि मैं चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलूं कि कितने निर्दयी है, कितने झूठे हैं, कितने मक्कार, इन्होंने मुझे पीट कर ले आया है और यहाँ पर आके झूठ बोल रहे हैं कि मैं सीढ़ियों से गिर गया। उसके आगे देखते हैं क्या होता है। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़ अंदर चला गया। वे कहता है कि मैंने ऐसा बोला कुछ भी नहीं, बल्कि उन्हें घूरता हुआ रमन की उंगली पकड़कर अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर के ढेर झूले झूलते, रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते, साज सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? वे क्या कहता है कि जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक जादुई देश में आ गया हूँ। मैं लाल परी के ऐसे जादुई देश में आ गया हूँ। वहाँ पर क्या क्या दिखाई दिया उसे, रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन दिखाई गए, प्रेजेंट्स दिखाई गए, ट्रॉफी दिखाई दिए, गुलदस्ते, सब ये लास्ट से उसको सब मतलब एकदम एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और जब घर लौटा तो उसका पहला सवाल यही था उसके माता पिता से कि माँ, पिताजी, मेरा जन्मदिन आप लोग क्यों नहीं मनाते हो? उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। उत्तर में क्या किया, उसके पिताजी ने उसे झिड़का दिया, उसे डांट दिया और उसकी उपेक्षा और आक्रोश विद्रोह में तब्दील हो गए। यानी कि वो जो कुछ भी आज तक नजरअंदाज कर रहा था, उसके अंदर जो भी उपेक्षा थी, वो जो भी आक्रोश था, वो सब वो क्या कर रहा था, नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन आज क्या हुआ है, उसको वो विद्रोह में तब्दील हो गया है, विद्रोह में बदल गया है। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। वे कहते हैं कि शायद इसी तरह धीरे धीरे उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा था।
अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी के तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्याय के विरोध बदला लेने की स्कीम बनाता था। और वे कहता है कि यह विद्रोह इस तरह उसके अंदर उसका विद्रोह इतना उत्पन्न हो गया कि वो उसके पिताजी को उसने अपना शत्रु मान लिया, यानी कि दुश्मन मान लिया। और वे कहता है कि मैं हर वक्त यही योजनाएं बनाता, यही स्कीम बनाता कि पिताजी को किस प्रकार से तंग करना है, कैसे परेशान करना है, उनको कैसे दुख देना है, उनको कैसे तकलीफ देना है, ताकि मैं खुश हो सकूं। मतलब कि उसके पिताजी को दुख दर्द देने के अंदर उसको खुशी महसूस होती है, और वो उसको उसके पिताजी को वो हमेशा यही स्कीम बनाता कि कैसे उसके पिताजी को वह तंग करे। चूंकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से मुझे भी उतना ही चिढ़ हो गई जितनी की पिताजी से। वे कहते हैं कि पढ़ाई और पिताजी दोनों के पर्यायवाची बन गए थे। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? समानार्थी, यानी कि समान। जो शब्द समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? समानार्थी। और पर्यायवाची उसका दूसरा शब्द। दोनों पर्यायवाची और समानार्थी दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। तो ये कहता है कि दोनों पढ़ाई और पिताजी दोनों एक दूसरे के समानार्थी बन गए थे, पर्यायवाची बन गए थे। इसीलिए मुझे पढ़ाई से, पिताजी के साथ साथ पढ़ाई से भी चिढ़ होने लगी थी। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। वे कहता है कि घर में उसके दो छोटे बहन भाई थे, जिसका नाम था, बहन का नाम था शालू और भाई का नाम था मंटू। तो वे कहता है कि इनके साथ साथ उस घर के अंदर तंगहाली बढ़ गई थी, यानी कि मुफलिसी बढ़ गई थी, गरीबी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज्यादा विद्रोही हो गया। वे कहता है कि शायद इसी वजह से मैं ज्यादा विद्रोही हो गया। अब बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पिटने का डर भी दिमाग से फुर हो गया था और दुस्साहसी हुआ पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़े हो जाता था। दुस्साहसी होना यानी जल्दबाज में। वो क्या कहता है कि यह रोज का एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, यह सब रोज की आम बात हो गई थी। पिताजी का हर बात पर उसको मारना, झिड़काना, डांटना, डपटना और उसके झट से हाथ उठा लेना, यह सब उसके लिए आम बात हो गई थी। और वे ये सब बहुत ज्यादा नजरअंदाज करने लगा था, दुस्साहसी हो गया था। और जैसे ही उसके पिताजी उसके ऊपर हाथ उठाते, उससे चिल्लाते, फटकारते, तो वे क्या करता? झट से घर से भाग जाता था, जल्दबाजी में घर से निकल जाता था। जब भी बच्चों के ऊपर, मतलब बच्चा मार से नहीं सुधरता है, कहा जाता है कि बच्चा मार से नहीं सुधरता है, बच्चे को हमेशा प्यार से समझाना चाहिए। इसीलिए उसके मन से पिताजी जो उसके लिए हर बार झट से थप्पड़ लगा देते थे, वो उसका थप्पड़ का डर भी आज बच्चे के मन से निकल गया है। और वो पिताजी के थप्पड़ से भी नहीं डरता है, बल्कि वो पिताजी के डांट डपट को इग्नोर करके, पिताजी के थप्पड़ से भी भय नहीं खाकर वो एकदम दुस्साहसी हो गया है और घर से बाहर निकल जाता है, घर से भाग जाता है। वो अब पिताजी के थप्पड़ से भी नहीं डरता है। बस पढ़ाई पे बिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ले आ सकता था। वे कहता है कि पढ़ाई तो अब बिछड़ी सी गई है, मैं फर्स्ट आने के लायक तो नहीं था, लेकिन बाकी बच्चों के मुकाबले में मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता था। पढ़ाई तो मुझे शत्रुता ही हो गई है, पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता ही हो गई है। वे कहता है कि पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता ही हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना करियर चौपट करने तक मुझे एक मजा मिलता। पिताजी को नीचा दिखाने की इच्छा उपाय दूसरे नहीं हो सकता। वे कहता है कि जब पढ़ाई से मुझे शत्रुता हो गई थी और पिताजी से बदला लेने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं पढ़ाई ना करूं, पढ़ाई को छोड़ दूं और पिताजी की से पढ़ाई ना करके उनसे एक बदला लूं और उनके प्रति एक ऐसी योजना बनाऊं जिसके कारण मैं उन्हें दुख दे सकूं, उनसे बदला ले सकूं पढ़ाई छोड़कर। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके थर्ड आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचे गए। वे कहता है कि पिछली बार मैं जब 5वीं कक्षा में था तो 7वें पोजीशन पर आया था, फिर 6ठी कक्षा में वो थर्ड पर आया था। तो वो जब पिताजी के पास में उसने थर्ड क्लास का रिजल्ट लेके गया तो पिताजी ने उसको शाबाशी देने के बजाय वो क्या कहने लगे, उसको डांटने लगे और क्या कहने लगे कि तू थर्ड का थर्ड ही रहेगा, तेरे बस की बात नहीं है। यह देखकर उसको, मतलब उसके मन में और भी
विद्रोह उत्पन्न लगा। वो सोचने लगा कि मैंने पिछली बार तो मैंने 7वीं पोजीशन पर था, इस बार मैं 3rd पोजीशन पर हूँ, फिर भी पिताजी मुझे शाबाशी नहीं दे रहे, बल्कि मुझे ये कह रहे हैं कि मैं 3rd ही रहूंगा। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूँ अगले साल मैं फेल हो जाऊंगा। वह कहता है कि मेरा अपमान से तिलमिला गया और मतलब मन किया कि चीखता चिल्लाता हुआ उनसे कहूँ कि मैं अगली बार फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। क्या हुआ बच्चे के साथ में? मतलब माता पिता की महत्वाकांक्षाओं की इच्छाओं के कारण बच्चा विद्रोही बन गया। लेकिन इसकी आगे कहानी हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। मैं शॉर्टकट में आपको इसकी आगे कहानी बताती हूँ। तो क्या हुआ उसके बाद में फिर क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करना छोड़ देता है और फिर बच्चा पिता के विरोध हो जाता है। पिता के विरोध होने के बाद में वो एक योजना बनाता है कि उसके पिताजी को कैसे परेशान करे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो अपने पिताजी को देखता है और देखता है कि उसके पिताजी एक कोने में खड़े हुए हैं और वो एकदम खुद को लाचार व्याकुल फील कर रहे हैं, एक मजबूर पिता की तरह मतलब महसूस कर रहे हैं और वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो ये देखकर बच्चे को भी बहुत बुरा लगता है और वे कहता है कि मैंने तो पहली बार देखा है पिताजी का रूप, यह रूप पहली बार देखा है। मुझे नहीं पता था कि पिताजी ऐसा हो सकता हो कि पिताजी इससे पहले भी मेरे लिए इसी तरह रोए हो, मेरे करियर के लिए इनको मतलब परेशान हुए हो, और मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे आज पता चल रहा है कि पिताजी को भी मेरी फिक्र है, मेरी परवाह है। मुझसे क्या हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने पिताजी को हमेशा गलत समझा, मैंने उनका विद्रोह किया। वह कहता है कि मुझे संधि दो, यानी मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ, उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वह मन ही मन में ऐसे कहने लगता है। उसके मन में ऐसे बहुत सारे ख्याल आते थे कि उसके पिताजी के साथ में उसने गलत किया है। मेरे पिताजी तो मेरे लिए अच्छे के लिए ही चाह रहे थे, मेरे करियर के लिए चाह रहे थे, मेरा करियर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने पिताजी का विद्रोह किया है। तो इसी तरह हमें ऐसा लगता है, हमें इस कहानी से क्या संदेश मिलता है कि हमें अपने माता पिता का विद्रोह नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता जो भी हमारे लिए करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भले के लिए करते हैं, इसीलिए हमें हर बात को अच्छे वे में लेना चाहिए, अच्छी तरह समझना चाहिए और वो जो भी कहते हैं उनके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। क्योंकि माता पिता जो भी करते हैं बच्चों के लिए अच्छे के लिए ही करते हैं और ये हमें आगे चलकर पता चलता है कि हमारे माता पिता हमारा अच्छा ही चाहते हैं और हमारे अच्छे जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझा होगा। आपके लिए गृह पाठ है। आपके लिए गृह पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत आए हुए प्रत्यय शब्द को ढूंढ करना है। इस पाठ के अंतर्गत प्रत्यय शब्द पाठ के अंतर्गत आए हुए प्रत्यय शब्द लिख करना है। क्या आपके लिए गृह पाठ? इस पाठ के अंतर्गत आए हुए प्रत्यय शब्द लिख करना है। ठीक है, आगे के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।